कि पटना को शायद पूरे भारत में सबसे गंदा शहरों में एक घोषित किया गया था और उसी समय इनको उम्दा विधायक का अवार्ड भी मिला। जगह आप नेता लोग को फूल माला काटने के लिए क्यों बुलाते हैं? आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम होता है उनका घेराव करके बात क्यों नहीं करते? नमस्कार, बोलो ज़िंदगी में तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार, आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी की एक खास पेशकश नेताजी कहिन। नेताजी कहिन में तमाम वो जो नेता हैं जो आपके विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, हम डायरेक्ट उन उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें बिहार में किन समस्याओं से लड़ने के लिए वो इस मैदान में आज आए हैं। उसी के तहत आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी को भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक ने टिकट दिया है और ये यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, बोलो जिंदगी के सभी दर्शकों को और सभी लोगों को संजीव कुमार। तो आप तैयार हैं बिल्कुल जंग के लिए? जंग तो है ही, क्योंकि आप जब समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यह एक बहुत बड़ी जंग है और अगर राजनीतिक लोग अच्छे से अगर काम कर रहे होते तो मैं कभी इस जंग में नहीं आता। तो मतलब सबसे पहला जो सवाल है आपसे, चूंकि अब पहली आपकी जो पार्टी है वो भी नई पार्टी है जी, यहाँ जो बिहार में आई है नई पार्टी है और आप भी जो है वो पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसको किस्मत आजमाना ही कह सकते हैं हम। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप राजनीति में आखिर आए क्यों? राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण था कि जब मैंने देखिए पिछले कई सालों से मैं सांसद हूँ, विधायक हूँ और जो भी मंत्री हों, सब लोगों से लगातार मिलता रहता था और देश और समाज की प्रगति को लेकर या राज्य की प्रगति को लेकर मैं हमेशा समीक्षा करता था, चर्चा करता था। पर मुझे कहीं ना कहीं व्यवस्था में बहुत सारी खामियां दिखती थी। जो व्यवस्था है हमारी, और सभी राजनीतिक लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, पर अधिकतर लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और लोगों की एक धारणा बन गई थी कि अच्छे लोग अच्छे घर के लोग राजनीति में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? राजनीतिक लोग देश का निर्धारण करते हैं, समाज का निर्धारण करते हैं। और मैंने बहुत सारे युवा छात्रों को देखा कि जो उनको सरकार की अदूरदर्शिता के कारण न उनको नौकरी मिल पा रही है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगा कि मैं राजनीति में आकर इन लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। तो आपकी नज़र में आपके विधानसभा क्षेत्र में, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र जो इलाका है जहाँ से आप खड़े हुए हैं, इस इलाके में आपको सबसे बड़ी जो कमी है वो क्या लगती है? सबसे बड़ी कमी, देखिए बहुत सारी कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी एकदम जो हमारे माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी हैं, उनके घर से आधे किलोमीटर दूर पे मंदिरी का एक बहुत बड़ा नाला है जो कि अंग्रेजों के ज़माने से ही खुला हुआ है। कुछ दिन पहले एक महिला स्कूटी सहित गिर गई, उससे पहले कुछ गाय और अन्य जानवर गिर गए, 2 बच्चे गिर गए, उसमें उनकी डेथ हो गई। आप 14 साल तक विधायक रहते हैं, आपके पिताजी 11 साल तक विधायक रहते हैं और लोगों से मिलकर आप एक बाउंड्री तक नहीं करवा सकते हैं। मैं आपसे ये प्रश्न फिर दोहराऊंगा, क्योंकि ये जो आपने कहा कि ये एक नाला जो है ये बहुत बड़ा समस्या तो नहीं है ना। नाला तो अभी आप अभी के बात कर रहे हैं ना, अभी हाल फिलहाल में कोई महिला गिरी है, बात ये मुद्दा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आपके बिहार, आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा जो आपको नजर होगा। आपने कहा कि मैंने बहुत बार एनालाइज किया है, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मैंने बहुत करीब से देखा है हर चीज़ों को, हर समस्याओं को। तो सबसे बड़ा समस्या क्या आपको ये नाला ही लगता है या और कोई? नहीं, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है, पूरी की पूरी व्यवस्था। मतलब आप व्यापारियों की हालत देख लीजिए, आप छात्रों की हालत देख लीजिए। मैं थोड़ा सा और विस्तृत मैं राज्य सरकार की बात करता हूँ, या सरकार की जितने भी योजनाएं हैं वो आम लोगों तक या जो छोटे तबके के लोगों तक पहुँच नहीं रही हैं। वोट के लिए हर प्रतिनिधि पहुँच जा रहे हैं, पर उनके लिए जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जब किसी छोटे तबके के लोगों को डेथ होता है तो उसके लिए भी सरकार से कुछ सम्मानित राशि मिलती है, कबीर अंत्योदय योजना के तहत। या जब कोई बच्ची, राज्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, जब कोई बच्ची प्रथम श्रेणी में पास होती है तो उनको 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का अलग अलग पैसे देने का प्रावधान है। पर मैंने जो अपने क्षेत्र में मिला तो कहीं तक वो पैसा पहुंच ही नहीं रहा था, आपकी योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो यह तो बहुत गलत है। इस कोरोना संकट में मैंने इतना दर्द में देखा व्यापारियों को, आम लोगों को, इंसानों को। अस्पतालों का जब मैंने हाल देखा हमारे बांकीपुर ही क्षेत्र का, यहाँ पे गर्दनी बाग का है और भी जगह का, तो बहुत बुरा हाल है। तो कोरोना काल में तो ये पूरे देश इससे जूझ रहा है, ये इकलौता एक बिहार
बिहार और पटना नहीं है, ये तो पूरा देश इससे जूझ रहा है। मगर कोरोना काल में फिर मैं वही सवाल करूंगा कि कोरोना काल अभी 6 महीने पहले की बात है जी। और जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो क्योंकि एक विधायक का जो समय सीमा होता है वो 5 साल का होता है, तो 5 साल में ये कोरोना काल तो नया मुद्दा हो गया। ये तो सब पूरे देश इससे जूझ रहा है, ऐसे परेशानी हो रही है। इसके अलावा कोई मुद्दा? बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, हमारे विधायक 14 साल से सड़कों में कई जगह गड्ढे हैं। एक ही मुद्दा नहीं ना है। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ स्वरोजगार के लिए आपने कुछ किया है क्या? हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं निकाल दी, लेकिन विधायक जी अनुशंसा भी कर रहे हैं क्या? आप खुद समझिए, मैं तो आप ही से सवाल करूंगा। एक नहीं है, सैकड़ों समस्याएं हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? कोई भी विधायक हैं वो अपने कार्य का एक प्रारूप जनता को दे रहे हैं क्या? हमसे मिलने का है तो 4 दिन के बाद मिलते हैं। विधायक तो जनता के सेवक होते हैं, शासक नहीं। पर ये शासक जैसे लोग क्यों करते हैं कि 4-4 दिन आप मिलने नहीं देते हैं, मिलने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जैसे कि लोग कहते हैं कि नितिन नवीन जी जो है एक युवा विधायक भी हैं यहाँ से, वो काफ़ी मिले जुले, मतलब जो कहते हैं वो जमीनी स्तर के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ये झूठ है क्या? एकदम बिल्कुल झूठ है। आपके सम्माननीय विधायक श्री नितिन नवीन जी समारोह में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है उनका, जैसे आपको पिछले दिनों याद है कि पटना को शायद पूरे भारत में सबसे गंदा शहरों में एक घोषित किया गया था और उसी समय इनको उम्दा विधायक का अवार्ड भी मिला था। मतलब आप खुद सोचिए कि दोनों चीजें हो रही। हो सकता है दोनों का मानक कुछ अलग हो। मानक की क्या बात है? आप सड़क पे खुद निकलिए, सब कुछ देखिए, कितने साफ अगर शहर है, मानक होने से क्या हो जाएगा? हम मान लेंगे तो वैसे नहीं हो जाता है ना। आप व्यवस्था को देखिए, सड़कों को देखिए। आप जो विधायक का कार्य योजना है वो कभी दिए हैं हिसाब कि हमने क्या क्या किया? इधर चुनाव आया है, धड़ाधड़ वो सड़कों का शिलान्यास और ये सब हो रहा है। ये तरीका है? 14 देखिए, नैतिकता कोई चीज होती है, हर चीज निकाला नहीं जाता है, हर चीज आपको शामिल नहीं किया जाता है कि कोई हमारे अंदर में होना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर में था वो चीज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर में था कि हमें खुद करना है समाज के लिए, देश के लिए। नेताजी दुनिया बोले, आप कुर्ता पजामा पहन ली, वैसे तो 15 करोड़ नेताजी हो जाते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि नितिन नवीन जो है वो अपने 5 साल में खड़े नहीं उतरे हैं, तो नितिन नवीन की जो गवर्नमेंट है उनको और नितिन नवीन के विधायक की जो टर्म है उनको लोगों ने देखा है। आपको आप एक नया चेहरा बनकर आ रहे हैं, तो लोग आपको क्या सोचकर वोट दें? देखिए, वोट मैं मांग रहा हूं कि लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक संस्कार शाला की स्थापना की है 1 साल पहले। उस समय मेरा राजनीति में आने का बिल्कुल कोई योजना नहीं थी, लेकिन जब यहाँ 700 स्टूडेंट आए और पूरे भारत से मैंने 7000 किताबें मांगी और यहाँ 700 स्टूडेंट आते हैं, मेरे पास 2 लाख रुपए थे और लोग भी आए हमारे सहयोग के लिए, तो इतना अच्छा लोगों का पढ़ने का जगह मिल गया। रविवार को हम लोग साहित्यिक सम्मेलन कराते हैं, बच्चों को सिखाते हैं गाली नहीं देना है, सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना है, माता पिता का इज्जत करना है, सम्मान करना है। जो रोड पे घर घर लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले घर मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो मैं ऐसे 101 संस्कारशाला खोलना चाहता हूं। तो बिना कोई राजनीतिक पद और पावर के जब मैं एक खोल सकता हूं, तो राजनीतिक पद और पावर आने के बाद तो मैं तुरंत खोलूंगा, लोग हमारी बात और मानेंगे। मतलब शिक्षा जगत में एक नई रोशनी लाने की, शिक्षा जगत में तो मैं बहुत बड़ी क्रांति लाने के लिए ही खड़ा हो रहा हूं राजनीति में। मैं इस सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रीतम जी, भारत का सबसे प्रगतिशील ये बना नहीं पाया अगर मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को, तो मेरा नाम आप काले अक्षरों में लिखवा दीजिएगा। मैं 1 साल के अंदर अगर 100 संस्कारशाला नहीं खोल पाया जीतने के बाद, तो मैं इस्तीफा ले लीजिएगा। मैं 6 महीने के अंदर अपने कार्यों का आपको ब्यौरा नहीं दे पाया एक जनता तक, तो भी मेरा इस्तीफा ले लीजिएगा। मैं पूरी तरह डिवोटेड होकर, क्योंकि संस्कारशाला में हम लोग अनुशासन सिखाते हैं, जागृति सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं। संस्कार के नाम पर वोट मांगने वाले आपको एक नेता भी मिले हैं क्या? मैं पूरे भारत के 4100 से ऊपर विधायक हैं, किन्हीं ने क्यों नहीं संस्कारशाला खोला? 500 से ऊपर सांसद हैं, किन्हीं ने क्यों नहीं खोला? मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, क्या यह देश और यह समाज की जिम्मेदारी नहीं है? वो अपने नैतिक मतलब व्यक्तिगत खर्च पे भी खुलवा सकते थे। सरकार पे आश्रित रहना कहां तक उचित था? ठीक है, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है, या अगर आपकी पार्टी, या छोड़िए, आप अगर जीत जाते हैं, तो आप किस सरकार के सहयोग के रूप में नजर आएंगे? देखिए, मैं
व्यक्तिगत रूप से खुद का निर्धारण करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के पास जो भी विकास की योजनाएं हैं वो उन तक अनुशंसा करूंगा। छात्र इतने सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कोई नेता विधायक मंत्री क्यों नहीं वो काम करते हैं? मैं उन छात्रों का हर सप्ताह बैठक करवाऊंगा। करते हैं। आप रहने वाले भी बिहार के हैं और बचपन और जवानी जो है वो आपने बिहार में ही बिताया है, तो बिहार की राजनीति से आप अच्छे से वाकिफ हैं। तो आपसे एक सवाल और मैं इसका जवाब भी सुनना चाहूँगा। बिहार में 30 साल की राजनीति हुई जी, 2 पार्टियों की, 2 पार्टी बड़ी बनी जी। तो कौन सा 15 साल आपको अच्छा लगा? नीतीश कुमार का 15 साल या लालू यादव का 15 साल? सच बताऊं तो मैंने जितना मंथन किया है, मुझे दोनों जगह में बहुत सारी खामियां मिली। यद्यपि दोनों शासनकाल में कुछ अच्छे काम भी हुए। राजद की पार्टी में जो चारावाहा विद्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया था, उसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा। शुरुआत अच्छी हुई थी, कंटिन्यू नहीं हो पाया। नीतीश कुमार जी के सरकार में शराबबंदी का एक बहुत अच्छा निर्णय लगा था, पर एक पैक पे आप 10 साल की सज़ा या जिस तरह का ट्रायल का ये करते हैं वो मुझे बहुत पसंद नहीं आया। उसमें बहुत जल्दी सुधार लाना चाहिए। आपका वो कानून सही था, पर पूरे बिहार में क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। इस तरह के दोनों शासनकाल में कुछ अच्छे काम हुए, कुछ खराब हुए, लेकिन 20% ही जो अगर सकारात्मक कहें। अगर मेरे जैसे लोग आते हैं ना, तो मैं रातों रात एक बदलाव के लिए लोगों में जागृति लाऊंगा। बदलाव कभी भी नेता नहीं करते हैं। आप मान लीजिए, वो जनता में जिस समय जागृति आएगी उस समय से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आप नेता लोग को फूल माला काटने के लिए क्यों बुलाते हैं? आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम होता है उनका घेराव करके बात क्यों नहीं करते हैं? आप रोड जाम क्यों कर रहे हैं? आप नेता को घेराव कर लीजिए। मेरा तो हर बार यही कहना है कि उनसे पूछिए ना। जनता को परेशान कर रही है। हम लोगों को अगर सही में प्रगति करना है, एक सुंदर खुशहाल देश, राज्य या जगह बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों को खुद को बदलना होगा। नेताओं का झूठा मान सम्मान हटाना होगा। मैंने पूछा था आपसे कि दोनों में से बेहतर कौन लगा आपको? ठीक है, आपने दोनों में कुछ कमियां कुछ खामियां आपने बताया, लेकिन दोनों में बेहतर कौन था? बेहतर तो मुझे नीतीश कुमार जी की ही सरकार लगी उस हिसाब से, अगर दोनों के कंपेयर में पूछें तो। जात पात तो दोनों में हुई जी, बिल्कुल हुई। तो अब तो दूर करने की ज़रूरत है। अब तो एजुकेशन पे आगे आना होगा। एक ही उपाय है कि जात पात को छोड़ के एजुकेशन पे आगे आना होगा। काम पर वोट दें। लोगों चरित्र तय होना चाहिए नेताओं का। चरित्र को भी देखें कि यह किस चरित्र का व्यक्ति है। चलिए संजीव जी, इससे एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। जिस तरह से आप राजनीति में आए, चूँकि आप एक व्यवसायी भी है आपका, उसके बावजूद आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है वो राजनीति से जुड़े हैं, राजनीति में आपने कदम रखा है। तो एक सवाल जो मेरे मन में है, चूंकि जब आप इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, तो जब राजनीति की बात अपने घरों में आपने किया कि हम राजनीति में जाना चाहते हैं, तो आपके पिता या आपके पत्नी या आपके बच्चों का क्या फीडबैक रहा? सबसे पहले तो लोग बहुत गुस्सा हुए। देखिए, हमारे यहाँ धारणा बनी हुई है कि अच्छे परिवार के लोग को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं सभी युवाओं से, सभी अच्छे लोगों से, सभी पढ़े लिखे समझदार और जिनका मान सम्मान है, उनसे आग्रह करूंगा, राजनीति में आइए। राजनीति ही देश का निर्धारण करती है, आपके समाज का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने पापा से, मम्मी से, अपनी श्रीमती जी से, अपनी बेटी से, सबों का समर्थन लिया, अपने भाई से, सबों से बातें की। उन सबों ने मुझे आशीर्वाद दिया कि नहीं, तुम कर सकते हो। तुमने एक संस्कारशाला बिना कोई राजनीतिक पद के लोगों के सहयोग से मांगा, सैकड़ों लोगों का तुम्हारे साथ है, तो तुम एक शुरुआत करके देखो। बाकी सफलता न मिलना ऊपर वाले के हाथ में। मेरे जो चुनावी कैंपेन में जो भी बच्चे रहेंगे वो अपनी माता पिता से अनुमति लेकर आएंगे। मैंने एक नियम बनाया है, कोई भी नशीले पदार्थ, मांस मंदिरा का सेवन नहीं करेंगे। हमने चुनाव में लोग बोलते हैं बहुत पैसा, संजीव जी 20 लाख है तब चुनाव लड़िएगा, 50 लाख है तब। भैया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, फिर भी मैंने 20 लाख का संस्कारशाला खड़ा कर दिया लोगों के सहयोग। लोगों से मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूं। सिर्फ जो मेरे पास कुछ अपना पूंजी है उसी पे मैं काम कर रहा हूं, और चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। गंदे लोग नहीं, मतलब अच्छे लोग भी इसमें रह सकते हैं। राजनीति में धारणा बदलनी होगी, पढ़े लिखे लोग आएंगे। अगर ये इतने ही माननीय रहते तो ये मोदी जी का नाम लेकर क्यों वोट मांग रहे हैं? हमने इतना अच्छा काम किया, इस हिसाब से वोट मांगिए ना। मोदी जी के नाम पे वोट मांग के जीत जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध करूंगा कि सिर्फ उनके नाम पर वोट मांगने की प्रथा खत्म कराएं। वो भी खुद समीक्षा करें। अगर वो सच्चे प्रधानमंत्री हैं तो वो खुद समीक्षा करें और अपने प्रत्याशियों को उनके काम के आधार पर वोट मांगने की अनुशंसा करें। चलिए, तो
संजीव जी हमारे साथ थे। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है इनकी अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अभी अभी मैदान में आ उतरे हैं और काफ़ी जोश और सपोर्ट भी है लोगों का इनके साथ। तो बहुत बहुत आपको भी हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हमारे चैनल आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि आप जीते और जो आपका सपना है इस विधानसभा क्षेत्र को आगे विकास करने का वो आप पूरा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।